सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आदिकालीन काव्य की क्या क्या विशेषताएं रही। अब हम आदिकाल के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आदिकाल से संबंधित यह है कि आदिकालीन साहित्य की रचनाएं एवं रचनाकार, यानी कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से रचनाएं लिखी गई और उन रचनाओं के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि हम देखते हैं कि आदिकाल में सर्वाधिक संपूर्ण रचनाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि राजस्थान के चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी। ये सभी रचनाएं वीर गाथा परक काव्य से ओतप्रोत थी। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उक्त काल को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा था। इस समय सर्वाधिक जो रचनाएं लिखी गई वह रासो काव्य परंपरा से ओतप्रोत थी, और ये ओतप्रोत होने के कारण से ही इन सभी रचनाओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो सारे जितने भी जो कवि थे वो किसी न किसी राजा महाराजा के आश्रय में रह करके और उनके आश्रय में रह करके वे उनका यशोगान या उनकी वीरता या उनके वैवाहिक जीवन की विभिन्न प्रकार के शौर्य, पराक्रम, वैभव आदि का वर्णन करती हैं। तो हम आज देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी रचनाएं उभर कर आती हैं। तो पहली रचना के अंतर्गत बात करते हैं कि हमारे सामने आती हैं खुमाण रासो। खुमाण रासो की रचना कवि दलपति विजय ने की थी। कवि दलपति विजय ने इस खुमाण रासो की रचना करते समय इन्होंने चित्तौड़गढ़ के शासक जो खुमाण द्वितीय थे उनके युद्धों का वर्णन इन्होंने अपनी इस रचना के अंतर्गत किया है। आजकल यह ग्रंथ हमें प्राप्त तो नहीं होता, परंतु इसमें महाराणा प्रताप तक के जीवन काल का वर्णन दिखाई पड़ता है, ऐसा यह इतिहास के अंतर्गत दर्शाया गया है। परंतु कुछ विद्वान इसका अभिप्राय यह भी बताते हैं कि इसकी रचना का जो काल है वह 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसी क्रम में यदि हम दूसरी काव्य रचना के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरी काव्य रचना जो है वह है बिशलदेव रासो। बिशलदेव रासो की रचना कवि नरपति नाहला ने की थी। कवि नरपति नाहला ने बिशलदेव रासो की रचना करते समय उन्होंने यहाँ पर सांबर नरेश विग्रहराज, जिन्हें कि बिशलदेव के नाम से जाना जाता था, कि उन बिशलदेव के भोज की पुत्री राजमती की एक कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि बिशलदेव रूठ कर पैसा कमाने के लिए उड़ीसा चला जाता है। नायिका के विरह की मार्मिक अनुभूतियों का इस ग्रंथ में बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। जब बिशलदेव पैसा कमाने के लिए उड़ीसा चला जाता है तब भोज की पुत्री जो राजमती हैं, जो कि बिशलदेव की पत्नी थी, वह उनके विरह में बड़ी ही व्यथित होती हैं। उनकी व्यथा का बड़ा ही मनोरम चित्रण हमें इस रचना में देखने को मिलता है। इस संपूर्ण ग्रंथ के अंतर्गत 128 छंदों का वर्णन है, जिसके अंतर्गत श्रृंगार रस को विशेष स्थान दिया गया है और श्रृंगार रस की प्रधानता इसके अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं। इसमें काव्य के अंतर्गत जो गेय तत्व की जो प्रधानता है उसका भी वर्णन है। साथ ही साथ भारतीय नारी की विरह जनित मार्मिक अनुभूति का अत्यंत ही मनोरम वर्णन बिशलदेव रासो के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। अब हम तीसरी परमाल रासो, जो कि कवि जगनिक द्वारा रचित हैं, इस रचना के संबंध में यदि देखें तो परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह रचना लोकगेय काव्य परंपरा की प्रमुख रचना मानी गई है, जिसे कि कवि जगनिक ने सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने इसमें लोगों के
रहन सहन, उनके आचार विचार सभी का पूर्ण रूप से अत्यंत ही कुशलतापूर्वक वर्णन किया है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में महोबा के वीरों आला और उदल के अद्वितीय रणकौशल युद्ध का वर्णन भी दर्शाया गया है। लोक जीवन में यह आला खंड के नाम से गेय काव्य के रूप में प्रचलित हैं। आज भी वर्षा ऋतु में आला खंड गाया जाता है। गेय काव्य परंपरा में होने के कारण इसमें पर्याप्त सामग्री जुड़ गई हैं। इसी कारण इसके मूल रूप को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद दिखाई पड़ता है, परंतु कुछ विद्वान इसकी प्रामाणिकता में भी संदेह करते हैं। इसलिए जो आला खंड यानी कि परमाल रासो जो ग्रंथ है, यह अत्यंत ही लोकप्रिय ग्रंथ है जो कि सामान्य लोगों में और जन तक पूर्ण रूप से व्यापक माना गया है। इसी कड़ी में यदि हम अगले काव्य ग्रंथ की बात करें तो हमारे सामने आता है हमीर रासो, जिसके रचनाकार सारंगधर माने गए हैं। सारंगधर ने हमीर रासो काव्य की रचना की है। ये राजा हमीर के यहाँ एक दरबारी कवि के रूप में थे और राजा हमीर के जीवन, उनके युद्धों का वर्णन उन्होंने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि जब राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था तो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध की जो कौशलता है और उस समय हमीर द्वारा दिखाया गया जो पराक्रम है उसका पूर्ण रूप से चित्रण किया गया है। इसके कुछ जो छंद हैं वो प्राकृत पेंगलम नामक एक छंद नामक जो साहित्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंतर्गत इनके कुछ दोहे संकलित हैं, लेकिन आज भी इनकी जो मूल प्रति है इस ग्रंथ की वह हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसके तदुपरांत हम देखते हैं कि हमारे सामने अगर वीर गाथा काल का जो महत्वपूर्ण साहित्य उभर करके आया या महत्वपूर्ण जो रचना उभर करके आई वह पृथ्वीराज रासो थी। इस पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई ने की थी। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कुछ लोगों की मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों का जन्म एक ही समय हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक साथ हुई थी। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुँचे तब लोगों ने कहा कि चंद्रवरदाई बड़ी ही वीरतापूर्वक काव्य की रचनाएं सुनाते हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें गाने के लिए कहा। तब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के समक्ष एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि हे राजन, मैं आपके समक्ष गा तो लूँगा इस भरी राजसभा में, परंतु मेरी यह शर्त है कि आपके इस राजसभा में जितने भी जो लोग बैठे हैं और आपके पास भी जो अस्त्र शस्त्र हैं, इन सारे अस्त्र शस्त्रों को और जितने भी सभा में उपस्थित जो लोग हैं उनके सारे अस्त्र शस्त्र एक कक्ष में रखवा दिए जाएं। तो कहा जाता है कि चंद्रवरदाई के कहे अनुसार सारे अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करके एक कक्ष में रखवा दिया गया। उसके उपरांत चंद्रवरदाई ने उस कक्ष का ताला लगा करके चाबी अपने पास रख ली थी। फिर चंद्रवरदाई ने बड़े ही वीर और ओजमयी वाणी में जब गाना प्रारंभ किया तो कहते हैं कुछ ही क्षण पश्चात उस राजसभा में जितने भी जो वीर योद्धा विद्यमान थे वे सभी अपने अपने सिंहासनों से खड़े हो गए और आपस में ही युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। कहते हैं कि ये तो ठीक रहा कि चंद्रवरदाई ने पहले से ही सारे अस्त्र शस्त्र कक्ष के अंतर्गत रखवा करके ताला लगा करके चाबी अपने पास रख ली, वरना सभी राजपूत वीर योद्धा आपस में ही एक दूसरे को काट डालते। तो इस प्रकार की वीर गाथात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वह हमें रासो साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा साहित्य है जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की सभा का वर्णन किया है, उनके युद्धों का वर्णन किया है, पृथ्वीराज के आखेट का वर्णन किया है, उनके विवाह का वर्णन किया है, उनकी अनेक प्रकार की यात्राओं का वर्णन किया है, क्योंकि स्वयं चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान के सदैव साथ रहते थे। कहते हैं कि जब शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उसे पकड़कर गजनी ले गया था, तब चंद्रवरदाई भी गजनी पहुंच गया। गजनी जाते समय उसने
आदि लिखी हुई पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक थी वह अपने पुत्र जलहण को पूरा करने के लिए सौंप दी थी। इसीलिए ऐसा पंक्तियों में कहा जाता है, पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृप काज, यानी कि अपने पुत्र जलहण को उस पृथ्वीराज चौहान नामक ग्रंथ की रचना को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र जलहण को दी और वे जो है वह गजनवी चले गए महाराजा नृप यानी राजा पृथ्वीराज चौहान के कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और कहते हैं कि जब वे गजनी पहुंच गए तब चंद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मुक्त करवाने के लिए पृथ्वीराज द्वारा शब्दभेदी बाण चलाने की योजना बनाई और उन्होंने गौरी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वह शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। तब कहते हैं कि गौरी के कहे अनुसार उन्हें आज्ञा दे दी गई। उस समय पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें गौरी द्वारा नष्ट कर दी गई थी। उसके उपरांत उन्होंने शब्दभेदी बाण चला करके गौरी का वध किया था। उस समय कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने यह दोहा गाकर के सुनाया था और उसी दोहे के आधार पर जो है गौरी की हत्या हुई थी। वह दोहा यह था, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और कहते हैं कि जैसे ही चंद्रबरदाई ने यह दोहा बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने उस शब्द भेदी के आधार पर उस बाण को चलाया और गौरी जो कि बहुत ही शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ था उसको जाकर के वह बाण लगा और वह धराशायी होकर के नीचे गिर पड़ा। तो इस प्रकार की वीर गाथात्मक साहित्य की रचनाएं, इस प्रकार के रासो साहित्य की रचनाएं इस काल के अंतर्गत होने लगी। अब हम देखते हैं कि ये तो प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा अन्य अनेक कवि थे जिन्होंने भी अनेक अलग अलग काव्य की रचनाएं लिखी हैं, जिसके अंतर्गत नाम आता है कवि भट्ट केदार। कवि भट्ट जो केदार थे उन्होंने जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका लिखी, जिसके अंतर्गत भी राजा जयचंद्र के वीरता, पराक्रम और शौर्य का वर्णन दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे अन्य कवियों के अंतर्गत अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली का पहला कवि भी माना गया है और कहते हैं कि उन्होंने पहेलियाँ लिख करके और इस साहित्य के विकास को और अधिक सुदृढ़ बनाया और समृद्ध बनाया था। इसी कड़ी में यदि हम देखें तो कवि नल सिंह द्वारा विजयपाल रासों की भी रचना हुई। वे महाराजा विजयपाल के राज दरबारी कवि थे और उनके दरबार में रह कर के विजयपाल की विभिन्न प्रकार की शौर्य, वीरता, पराक्रम और उनके वैवाहिक जीवन के से ओतप्रोत साहित्य की रचनाएं उन्होंने की थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवि विद्यापति जो हैं, जिन्हें कि मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ये मिथिला के होने के कारण से और मैथिली कोकिल मिथिला भाषा के अंतर्गत लिखते थे। इन्होंने भी इस समय की जो साहित्यिक रचना है उसके अंतर्गत कीर्ति लता, कीर्ति पताका व पदावली का वर्णन किया है और जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न पदों के द्वारा यश का, यशोगान का, वीरता का, शौर्य का पूर्ण रूप से चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।